ये है मास्टर्स ऑफ क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स। पिछली क्लासेस में भी आपने करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। आज भी आप पढ़ने वाले किस विषय वस्तु के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। कुछ प्रमुख चीज़ों को देखेंगे। मैं बता चुका हूँ किन क्या बुक्स वगैरह से आपको प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी आपको अपने हाथ में रखनी है। कुछ सजेशन मैंने दिया हुआ है, चाहे तो आप अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से बुक्स वगैरह रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी की बात होगी। जो मुझे उचित लगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। विषय वस्तु पर आते हैं। करंट अफेयर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आने की संभावना होती है और मैक्सिमम क्वेश्चन कहीं ना कहीं इससे ही रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो एक एक करके अपन चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है एंड कार्यपालिका है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ऊपर से नीचे की ओर चलने का प्रयास करेंगे, ठीक। जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी है मध्य प्रदेश शासन के संदर्भ में हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। कार्यपालिका आप जानते हैं दो प्रकार की होती है। एक होती है अस्थाई वाली, ठीक, और दूसरी होती है आपकी स्थाई वाली। अस्थाई कार्यपालिका का मतलब यह होता है कि वे प्रतिनिधि जिनको जनता के द्वारा निर्वाचित किया गया है तथा मंत्री पद के रूप में वो शपथ ले चुके हैं और शासन को चला रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री तथा उनकी मंत्रिपरिषद पूरी पूरी आती है। साथ ही साथ जो संविधान में दिया हुआ है उन व्यवस्थाओं का, उन परंपराओं का भी पालन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राज्यपाल महोदय के बारे में, तो साफ साफ तौर पर उसमें स्पष्ट कहा गया है आपको कि राज्यपाल जो होंगे किसी भी राज्य के शासन के प्रमुख होंगे, कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। ये वाली बात आपको कही गई है। भारतीय संविधान में किन क्या अनुच्छेदों में राज्यपाल महोदय के बारे में दिया, तो बोले आर्टिकल 152 से दिया हुआ है। उसको थोड़ी सा फैक्टों पर नजर रखिएगा। तो ये कहलाती है अस्थायी कार्यपालिका। क्यों अस्थायी बोलते हैं? क्योंकि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। जबकि दूसरी जो होती है स्थायी कार्यपालिका होती है, यानी जितने भी ऑफिसर्स जो कि सेलेक्टेड होते हैं, रिक्रूटेड होते हैं, इलेक्टेड, सेलेक्टेड जो भी होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित होता है साहब जी। रिटायरमेंट की एक सुनिश्चित होती है, बोले 62 ईयर है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। तो ये निश्चित रूप से बने रहते हैं लंबे समय तक, चाहे कोई भी सरकार आए या जाए साहब जी। यही वजह इनको क्या कहा जाता है, ये स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा कहलाते हैं। सामान्य तौर पर हम इन्हें प्रशासन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले कौन आते हैं कार्यपालिका के प्रमुख? कौन होते साहब जी? गवर्नर होते, अर्थात राज्यपाल होने वाले हैं। राज्यपाल महोदय पर प्रश्न आता ही आता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल महोदय हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं, है ना। पूरा पूरा उनका नाम कहलाता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि कब उन्होंने शपथ ली है, तो 8 जुलाई। 8 जुलाई की डेट कहलाती है। डिजिट कहलाता है 2021 का डिजिट कहलाता है। नंबर 1 पर आते हैं, प्रथम व्यक्ति कहलाते हैं राज्य के। इसका मतलब है कि क्या होगा? 2021, 8 जुलाई 2021 को आपने शपथ ली हुई है। पद की शपथ लेने वाले यदि व्यक्ति देखा जाए तो 30 नंबर के 30वें हैं वो। इस बात को ध्यान रखिएगा कि राज्यपालों को क्रमानुसार देखा है, सभी को इंक्लूड करके देखा जाए। वहीं व्यक्तियों के आधार पर देखा जाएगा तो उनकी जो संख्या आती है वह क्या है? 23वें है, ठीक। अर्थात कार्यपालिक जो राज्यपाल रहे हैं, अस्थायी कार्यवाहक रहे हैं, उनको हटा दिया जाएगा, केवल केवल उनको गिना जाएगा साथ ही। तो कितना आएगा? 23वें नंबर के कहलाए। नहीं तो नंबर ऑफ पर्सन देखा जाएगा, व्यक्तियों के रूप में देखा जाएगा, तो 30वें नंबर के वो कहलाने वाले हैं। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अतिरिक्त जो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति राज्यपाल की अनुपस्थिति में पद को संभालते हैं साहब जी। इस बात को देखिए, अगर उनको भी हटा दिया जाए तब उनकी रैंकिंग क्या आ जाती है? 19वें नंबर की आ जाती है। इस प्रकार से अपन को 3 डेटा ध्यान रखने, 19वें, 23वें, 30वें, ठीक। किस किस आधार पर? जितने भी ऐसे रहे हैं साहब जी की बोले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति संभाल रहे पद, वो भी राज्यपाल के रूप में ही कार्य किया उन्होंने, उन सबको हटा दो, क्या कहलाएगा? 19वां कहलाएगा। क्लियर बात है? तो ये उसका आधार कहलाने वाला है साहब जी। जबकि कुछ राज्यपाल महोदय ऐसे भी रहे हैं साहब जी की रिपीटेड टाइम पीरियड के लिए, उनको जोड़ा जाएगा तो 30 पहुंच जाएंगे साहब जी। उनको एक ही गिना जाए, भले ही 2 कार्यकाल के लिए आए हैं, तब क्या कहलाएंगे? 23वें करके कहलाने वाले। इन बातों को ध्यान रखना। क्वेश्चन इतना डिटेल में बिल्कुल भी नहीं आएगा, पहले से जान लो क्वेश्चन क्या आने वाला है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल महोदय कौन है साहब? क्या ध्यान रखेंगे अपन? मंगू भाई पटेल जी हैं साहब जी। आप कहाँ से? आप गुजरात से हैं, इस बात को अपन को ध्यान रखना है।
दूसरा जो अति महत्वपूर्ण पॉइंट आपका आता है वह कहलाता है कि साहब जी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति वर्तमान में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कौन है। तो ध्यान रखना अपन को कि न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमत, क्या नाम है, पूरा पूरा नाम ध्यान रखना पड़ेगा, रवि विजय कुमार मलिमत जी हैं। तो कई बार आपको शॉर्ट में मिलेगा, बोले सर RV, रवि विजय कुमार मलिमत जी हैं, ऐसे ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साहब, इन पर क्वेश्चन आना ही आना है, अति महत्वपूर्ण पद कहलाते हैं, व्यक्ति कहलाते हैं। ठीक, ये अभी हैं और लंबे समय तक अभी रहने वाले हैं, 2024 तक रहने वाले हैं। पहली बात तो यह है कि साहब जी कौन से नंबर के हैं, तो 27वें नंबर के हैं या 27वें मुख्य न्यायमूर्ति कहलाएंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के। कब तक रहने वाले हैं, तो 2024 तक रहने वाले हैं, 2024 तक रहने वाले। वैसे तो डेट नहीं पूछेगा, फिर भी आसान है, 24 मई 2024 तक आप मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायमूर्ति रहने वाले, सामान्य परिस्थितियों के संदर्भ में अपन को बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, फिर आते हैं सीएम साहब, मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, अपन इस बात से परिचित है। कौन से नंबर के हैं, 19वें नंबर के हैं, 19th नंबर के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। कहां से बिलोंग करते हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र क्या है, तो बुधनी, क्या है, बुधनी, बुधनी करके कहा जाता है प्लेस को, वहां से है। बुद्ध भिक्षुओं के लिए यह प्लेस जाना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, यही वजह कि उनके निवास के कारण इसको क्या भी कहा गया है, बोले बुद्ध भिक्षु भिक्षुणी उनके निवास के लिए बुधनी करके इसको कहा गया है प्राचीन साहित्य में। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रदेश की विधानसभा अध्यक्ष बहुत ही बेसिक से टॉपिक लगते हैं, बेसिक से पॉइंट लगते हैं कई बार विद्यार्थियों को, पर ये प्रशासनिक संरचना हमको बहुत अच्छे से आनी ही चाहिए साहब जी। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, कौन है, श्री गिरीश गौतम जी हैं, मध्य प्रदेश की विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन सी विधानसभा सीट कहलाती है, तो देवतालाब विधानसभा सीट कहलाती। कहाँ आता है, बोले मऊगंज क्षेत्र में आता है साहब जी। रीवा से अलग होकर के अभी यही क्षेत्र 53वां जिला बना है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी ऐसे करके ध्यान रख लेना। रीवा, रीवा में भी कौन सी जगह, बोले साहब जी मऊगंज क्षेत्र कहलाता है। विधानसभा सीट की बात करें तो देव तालाब करके कहलाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना 230 सीटें हैं, 230। तो ये सीटों की संख्या हमको ध्यान रखनी है। इस पर कई बार ये प्रश्न भी आ जाता है कि मध्य प्रदेश में ST सीटें कितनी हैं, SC सीटें कितनी हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है कितनी क्या सीटें वहां पर रिजर्व की गई हैं ST वर्ग के लिए और SC वर्ग के लिए। तो आपको सेंसस का डेटा याद होना चाहिए, 2011 वाली सेंसस का। फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में ST का प्रतिशत कितना माना जाता है, बोले सर 21.1% कहलाता है, जबकि C का परसेंट कितना माना जाता है, तो 15.6% माना जाता है। इन बातों को ध्यान रखना। मोटे तौर पर अपन 15% ले लेंगे और 21%। ठीक है, पहले 21% पर बात करते हैं। 230 टोटल सीटें अपन को पता है, 230 का 10% कितना कहलाएगा, 23 कहलाएगा। 20 कितना कहलाएगा, 23 का डबल 46 कहलाने वाला है। ठीक, अभी बचा कितना, 1% बचने वाला है। तो 23 दूनी 46 तो अभी तक हो ही चुका है, ये 20% आपने निकाल दिया, 1% और निकाल देंगे। 1% जब आप निकालने वाले हैं तो कितना आ जाएगा, बोले सर ये 2 के आसपास आ रहा है। यही वजह है कि इसमें सीटों की संख्या कितनी रखी गई है, 46 + 1 47 हो जाती 48। बट अभी फिलहाल में जो स्वरूप है, जो परिसीमन आयोग के द्वारा दर्शाया गया, वह कितनी है, 47 सीटें हैं। किस वर्ग के लिए है साहब जी, ST। इसी प्रकार से जब आपको SC का निकालना है तो आप 15% निकाल लीजिए राउंड अप में। 10% कितना, 23, 5% कितना होगा, 23 का आधा, 12 दूनी 24 होता है, आधा किलो 12, 23 और 12 लगभग, बोले सर 37 के आसपास में हो रहा। परसेंटेज दशमलव के कारण अपन उसको थोड़ा सा कम लेते हैं। कितनी सीटें रिजर्व है, बोले साहब थोड़ी सी कम कर दी गई, बोले एक कम, बोले 35 सीट्स रिजर्व है।
तो ऐसे टी वर्ग के लिए सीटों की संख्या कितनी आ जाएगी? तो सर 47 आ रही है। एससी वर्ग के लिए कितनी आ जाएगी सीटों की? 35 आ रही है। कभी को क्वेश्चन पूछे कि दोनों वर्गों के लिए सीटें कितनी, दोनों को जोड़ देना, 47 एंड 35। मामला क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे करके ध्यान रखना, एक चीज याद रखोगे, कई बातें आपको याद रह जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। तो मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कौन है? जी सर हैं। ठीक है, श्री जी अपन ने कहा जी यानी गिरीश गौतम जी हैं। नेता प्रतिपक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। नेता प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष के पद पर चेंज हुए हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। कौन है? गोविंद सिंह जी हैं। वो गिरीश गौतम है। विधानसभा अध्यक्ष के बारे में बात करें, जबकि नेता प्रतिपक्ष बोले गोविंद सिंह जी हैं। कहां से बिलोंग करते? बोले भिंड। भिंड के भी लाहार विधानसभा क्षेत्र से आप आते हैं। कभी कभी को नाम पूछ लेता है कि कौन सी वाली सीट से आप बिलोंग करते हैं, तो वहां पर अपन को ये बनना चाहिए, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात में जो है अगला महत्वपूर्ण सेक्शन होता है आपके लिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बीपी सिंह। ठीक, राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह जी हैं। बसंत प्रताप सिंह जी हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त। राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्या होता है? राज्य में नगरीय निकाय तथा पंचायतों के निर्वाचन करवाना साहब जी। ठीक है, ये भारत के निर्वाचन आयोग से अलग होता है। इनकी नियुक्ति राज्य की विधायिका के द्वारा, राज्य के राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। इस बात को अपन को ध्यान रखना है। इस पर प्रायः क्वेश्चन पूछे जाते रहे। बोले कब का अधिनियम? बोले सब 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। एक पंचायतों के लिए, दूसरा वाला नगरीय निकायों के लिए होता है। इस पर एक क्वेश्चन और पूछा जाने लगा है कि अभी तक मध्य प्रदेश में कितने बार ये निर्वाचन हो चुके हैं, यानी नगरीय निकायों के या पंचायतों के निर्वाचन। ध्यान रखना, पिछले ही वर्ष हुए कंप्लीट हुए हैं, 6 बार हो गया है अब तक। कितना? 6वीं बार कंप्लीट हुआ है, पिछले वर्ष की ही बात है लगभग लगभग। तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बसंत प्रताप सिंह जी हैं साहब जी। नेक्स्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, मुख्य सचिव एक ही होता है, अन्य सचिव होते हैं ढेर सारी साहब जी। तो एक ही होता तो क्या ध्यान रखना? बोले इकबाल सिंह। क्या नाम है? इकबाल सिंह जी मुख्य सचिव हैं। पुलिस महानिदेशक, पुलिस, पुलिस अच्छे अच्छे को सुधार देती था, इस बात से अपन परिचित हैं। ये अच्छे अच्छे को सुधार देती है पुलिस। पुलिस की डीजीपी तो सुधार देती है, दैट सुधीर कुमार सक्सेना जी हैं। तो पुलिस सुधार देती है, तो क्या बताओगे? सुधार देती है, अच्छे तो सुधीर कुमार सक्सेना जी। बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा डेटा है, कई लोग कई बार इस चीज को पढ़ चुके होंगे। चुनौती वो नहीं होती, वो तो पहली चुनौती वो पार कर जाते जैसे तैसे। दूसरी चुनौती होती है साहब वहां कंफ्यूजन ना हो जाए। ऐसे इन सेक्शनों से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 में से अपन को 8 बहुत ही आसानी से बन रहे हैं। ठीक है, परंतु कई बार कंफ्यूजन क्या होता है, एक आध क्वेश्चन भी वो गलत हो गए, तो गलती से भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी पूंजी होती है, कभी बोनस पॉइंट होता है। इसलिए इसको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वैसे लिंक करके पढ़ना, बिल्कुल नहीं भूलोगे, गलती नहीं होगी। आपसे जितना बनता है, जितना आपको नॉलेज है और जो बता रहा हूँ उस चीज को आप एड ऑन कर लीजिए। आराम से आपको पेपर में इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलवा दें। माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन पेपर में हमेशा यही होता है कि विद्यार्थी से जो क्वेश्चन बन रहे होते हैं, यदि उनको बना के आया होता तो अंदर हो जाता, पास हो जाता। लेकिन खुद ही वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है कि साहब जी ना बनने के बावजूद तुक्का मारता है, सिली मिस्टेक करता है, कंफ्यूजन हो जाता है और खुद ही बाहर हो जाता है साहब कट ऑफ से। तो इस बात को समझिए, नहीं करना है। इसलिए अपन जिस तरीके से लिंक अप करके पढ़ रहे हैं उन बातों पर ध्यान रखिएगा। तो एक ही होता है मुख्य सचिव, तो इकबाल सिंह जी होंगे। पुलिस अच्छे अच्छे को सुधार देती, कौन होंगे? सुधीर कुमार सक्सेना जी होने वाले हैं। महाधिवक्ता जी के बारे में बात करें तो प्रशांत सिंह जी हैं, जबलपुर से बिलोंग करने वाली बात है, अपन देखेंगे साहब जी। प्रशांत सिंह जी मध्य प्रदेश के वर्तमान में महाअधिवक्ता कौन है? प्रशांत सिंह जी हैं। इस पर क्वेश्चन कई बार ये होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है? महाधिवक्ता कौन है? पहली बात तो बोले प्रशांत सिंह जी हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये होता है कि साहब जी इनके बारे में संविधान में एडवोकेट जनरल के बारे में कहां पर प्रोविजन दिया है? तो आप इस बात को जानते हैं कि सेंटर में सेम यही जो पद कहलाता है भारत सरकार के संदर्भ में, उसको अपन कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक, वो कहां पर दिया है? वो आपको आर्टिकल नंबर 76 में दिया है एंड 88 में दिया है। मोटे तौर पर 76 में दिया होगा उनके बारे में। राज्य की विधायिकाओं के संदर्भ में, यानी प्रोविंसों के बारे में बोल रहे हैं, उनके संदर्भ में यदि देखा जाए तो कौन होते हैं साहब जी? बोले एडवोकेट जनरल होते हैं। आपको पूछेगा कि किस नंबर के आर्टिकल पर दिए, तो आप ध्यान रखना प्लस कर लेना आप, तो 89। ये 89 वाली ट्रिक आपको मैक्सिमम जगह पर काम आ जाएगी।
सेंटर वाले का अगर आपको याद है, आपको राज्य वाला निकालना तो आप उठा करके क्या प्लस कर लेना, 89, दोनों को प्लस करिए, 165 आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद कितने, 165 पर क्या दिया गया होगा, एडवोकेट जनरल के बारे में दिया गया होगा साथी। ठीक है, एडवोकेट महोदय जो होते हैं उनका सबसे पहला काम होता है सामने वाले की पूरी बात सुनना, बड़े धैर्य से शांति हो से सुनना, फिर उसका पक्ष रखना था। तो शांति के साथ में सुनना। प्रशांत जी हैं, ठीक है, ज्यादा शांत रहने की उनको जरूरत पड़ती है, तो प्रशांत जी ऐसे करके अपन लिंक कर लेंगे। ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो लिंक के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रह जाए, किसी का नाम बिगाड़ने के उद्देश्य से नहीं बता रहा हूँ, अपन को वहां याद रह जाए। 4 ऑप्शन मिले, इतने कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन रहते हैं, गलती ना हो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। थोड़ी सा फास्ट हो रहा होगा, ठीक है, बट समय कम है, अपन को तेजी से चलना ही पड़ेगा था। नेक्स्ट आते हैं मध्य प्रदेश लोकायुक्त। मध्य प्रदेश लोकायुक्त वर्तमान में कौन है। लोकायुक्त का मतलब ही होता है साहब जी कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इनके अंडर में आते हैं। अगर कोई ऐसी बात आती है, भ्रष्टाचार, करप्शन, आरोप इत्यादि लगते हैं, तो जांच करने वाले हैं वो सभी। और अगर उनके अंडर में आ गए, उनकी निगाहों पर, रडार पर आ गए, तो समझ लो साहब क्या होगा। यही वजह कि वो समस्त नरों के ईश कहला जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी वाले जितने भी होने वाले, उन समस्त नरों के क्या हो जाएंगे, ईश कहला जाएंगे। यही वजह उनका नाम क्या है, नरेश कुमार गुप्ता है। तो मध्य प्रदेश के लोकायुक्त वर्तमान में कौन है, नरेश कुमार गुप्ता जी हैं। इन बातों को ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय, ठीक, ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार कार्यालय, ठीक। इसमें सबसे पहला पॉइंट की बोले साहब जी किस वर्ष में बना, तो 1985 में बना था। कहां पर मुख्यालय है, बोले ग्वालियर में मुख्यालय है। फिर इसके पश्चात में करंट अफेयर के साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इसके प्रमुख हैं वर्तमान में, तो रविंद्र पत्तार जी हैं। क्या नाम है, रविंद्र पत्तार। जितने भी अकाउंट्स होने वाले, जितने भी पेजेस में होंगे, बहुत लंबे चौड़े अकाउंट होते हैं, उन सभी पेजों को देखना, चेक करना। कौन करते हैं, बोले साहब पेजों को पलटने का, बोले पत्तार जी करते। तो रविंद्र पत्तार जी कौन है, मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय के प्रमुख हैं। इस बात को ध्यान रखना, कहां पर है, ग्वालियर में है। किस वर्ष में स्थापना हुई है, 1985 में हुई साहब जी। ठीक। मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, आरटीआई अधिनियम 2005, ठीक, उसके तहत सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ए के शुक्ला जी, अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं। कितनी सूचना चाहिए, बोले एक ही सूचना चाहिए साहब जी, हमारे रिजल्ट की सूचना मिल जाए, एक मिल जाए सूचना। तो सूचना कितनी चाहिए, बोले एक। के शुक्ला जी कौन है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रमुख हैं। गलती बिल्कुल भी नहीं करना। ये कुछ सबसे खास नाम हैं जिन पर ज्यादातर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनके अलावा भी बहुत सारे खास नाम हैं, बट सभी अपन नहीं देख रहे। जिन पर ज्यादातर क्वेश्चन आता अपन वो देख रहे थे। आपको याद कराने का, बताने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आगे बढ़ना चाहेंगे, इसके पश्चात में कुछ और नाम अपन ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश शासन गृह मंत्री महोदय कौन है, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी हैं। वन मंत्रालय कौन देखते हैं, कुंवर विजय शाह जी देखते हैं। वित्त मंत्री कौन है, वित्त जो देता है व्यक्ति को, बोले साहब जी आप ही हमारे ईश है, जगत के ईश हो जाते हैं, तो दैट इज जगदीश देवड़ा जी हैं। हाल ही बजट आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, शायद क्वेश्चन पूछ रहे, संभावना हालांकि कम है। खेल एवं युवा एवं तकनीकी कौशल कल्याण मंत्री, खेल युवा एवं तकनीकी शिक्षा कौशल जो मंत्रालय देख रही हैं वो कौन है, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी हैं। कम संभावना है क्वेश्चन आने की, पहले ही बता रहा हूं जनरली, लेकिन पढ़ के गुजर जाओ साहब। ठीक है, राजस्व के संदर्भ में देखा जाए, ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में देखा जाए, परिवहन विभाग देखा जाए, तो राजस्व और राजस्व ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट, उसके मंत्री कौन है, तो राज से राजपूत जी हैं, गोविंद सिंह राजपूत जी हैं। इसको देखेंगे हम, नाम याद रखना पड़ेगा अपन को वहां के लिए। संस्कृति विभाग, पर्यटन विभाग, अध्यात्म विभाग मध्य प्रदेश का कौन है, उषा ठाकुर जी हैं, है ना। सुबह होती है, उषा होती है, हमको हमारे देश की संस्कृति के दर्शन होते हैं, तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। एंड द लास्ट वन, उच्च शिक्षा मंत्रालय कौन देख रहे हैं। शिक्षा, शिक्षित व्यक्ति हर किसी को मोह लेता है, तो डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, आपका हायर एजुकेशन का पेपर होने वाला है, उस सिनेरियो के संदर्भ में आपको मैं बता रहा हूं। ये कुछ नाम आपको बताए गए जिनको आपको याद रखना चाहिए।
मध्य प्रदेश से अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ना केवल केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश से कई ऐसे सांसद हैं साहब जी जिनको विशेष कार्य दिया गया है। इसमें ध्यान रखने योग्य जो आपके लिए होता है वह यह है कि साहब एमपी से सांसद कितने हैं। पहली बात, मध्य प्रदेश से सांसद कितने हैं, कौन कौन है साहब जी। टोटल 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं जो कि ज्यादा चर्चा में है। विशेषकर हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, संसदीय सीटों के संदर्भ में बात करें, लोकसभा की 29 सीटें होती मध्य प्रदेश में, राज्यसभा की 11 सीटें होती हैं। इन बातों से आप परिचित होंगे। लोकसभा की कितनी है? 29। राज्यसभा की कितनी है? 11। इन बातों से आप परिचित हैं, ठीक है। सभी के नाम अपन को ध्यान नहीं रखने हैं। ज्यादातर प्रायोरिटी होती है जो महिला सांसद पूछा जा सकता है, प्राय क्वेश्चन होने वाला है। एक एक करके देख लेते हैं अपन। लोकसभा में कौन कौन है और राज्यसभा में कौन कौन है साहब, ठीक। सबसे पहले राज्यसभा। राज्यसभा पहली बात तो उच्च सदन कहलाती है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। सदस्य महोदय जो होते हैं, ठीक, प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। राज्यसभा अपने आप में स्थायी सदन कहलाता है, इस बात को ध्यान रखना है। भारत संविधान का अनुच्छेद 79, 80, 81, इन तीनों को ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये क्या बोलते हैं। 79 संसद के बारे में बात हो रही है, 80 राज्यसभा के संदर्भ में बात हो रही है, 81 लोकसभा के बारे में बात कही गई संविधान में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। हम करंट को लेकर के फोकस करें, इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सबसे पहले राज्यसभा सांसद के संदर्भ में यदि हम बात करें, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी। सुमित्रा वाल्मीकि जी, सबसे पहला पॉइंट, जबलपुर शहर, ठीक, राज्यसभा सांसद हैं। कभी को क्वेश्चन यही होगा साहब जी आप कहां से हैं, किस शहर से आप बिलोंग करती हैं। तो जबलपुर शहर, नगर निगम, जबलपुर नगर निगम, नेता प्रतिपक्ष, बहुत सारे पदों को आपने सुशोभित किया हुआ है। काफी चर्चा का विषय रहा जब उनको राज्यसभा सीट के लिए नॉमिनेट किया गया था। थोड़ी सा ध्यान रखना, श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि। दूसरी है सुश्री कविता पाटीदार। सुश्री कविता पाटीदार जी, आप भी राज्यसभा सांसद हैं। तो ये 2 महिला सदस्य हैं, महोदया हैं, जो कि क्या है, राज्यसभा सांसद हैं, सुमित्रा जी एंड कविता जी। ऐसे करके ध्यान रख लेना राज्यसभा के लिए। लोकसभा पर बात करें, लोकसभा 4 सदस्यों के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। पहला नाम है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी फ्रॉम भोपाल, ये ध्यान रखना। दूसरा नाम होने वाला है आपके लिए प्रीति पाठक जी फ्रॉम सीधी, लोकसभा सांसद। संध्या राय जी भिंड से। श्रीमती हिमाद्री सिंह शहडोल से हैं आप। ध्यान देने वाली बात है कि राज्यसभा जो सीट होती है, राज्यसभा जो होती है वह कभी भी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका? राज्यों का। यही वजह है कि उस राज्य में कौन से शहर से यह सीट है, ऐसा वर्गीकरण नहीं होता। ये लोकसभा के लिए होता है, संसदीय सीट के नाम से अपन इस चीज को पढ़ते हैं साहब जी, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताया कि किस शहर से वो बिलोंग करती हैं राज्यसभा के संदर्भ में। जबकि लोकसभा के संदर्भ में क्या होता है कि हाँ, ये वाले संसदीय क्षेत्र से वो बिलोंग करती हैं। मामला क्लियर है। अर्थात श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी पूरे मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करती है, ना केवल जबलपुर का। हाँ, वो है कहां से, वो जबलपुर से, ये बता रहे। जबकि जैसे आपको बताया सुश्री प्रज्ञा ठाकुर जी बताया, तो वो भोपाल संसदीय सीट से हैं। दोनों में अंतर क्या है, वो लोकसभा से, इसलिए अपन उनका संसदीय सीट ध्यान रख रहे हैं। आप राज्यसभा में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राज्यसभा किन का प्रतिनिधित्व करती है, बोले राज्यों का। जबकि लोकसभा, बोले साहब जी संपूर्ण देश के जन प्रतिनिधित्व का नेतृत्व करती है वो साहब जी, लोकसभा सीट के माध्यम से। ये उसका मीनिंग होता है। आगे बढ़ेंगे तो महिला सदस्य हैं, इसलिए हमको थोड़ी सा ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन हो सकता है, होने की संभावना होती है। मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर, इन पर भी नजर मार लीजिए। कम संभावना है, पर ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, पूछ दिया जाएगा साहब, ठीक, किसको क्या। सबसे खास नाम
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नाम आएगा लहरी बाई। लहरी बाई, ठीक। आप कहां से? आप डिंडौरी से हैं सर। मोटे अनाज, बाजरा इत्यादि की एक खास किस्म को उन्होंने डेवलप किया, उसके कारण वो काफी चर्चा में रही। तो आपको वर्ष 2023 के लिए यूएन के द्वारा पूरी दुनिया में जो अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया जा रहा है, कौन सा वर्ष? अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष। किस वर्ष को? 2023 को। उस हेतु मध्य प्रदेश से ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किया गया है? लहरी बाई जी को। डेफिनेटली नाम पूछा जा सकता है। आप कहां से बिलोंग करती हैं? तो आप बिलोंग करती हैं डिंडौरी से, इस बात को ध्यान रखना। एक नाम अभी चर्चा में था, हालांकि उनको उस पद से हटा दिया गया है, मेघा परमार जी। मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, सांची दूध, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था मेघा परमार जी को। अभी हाल ही में, मुश्किल से 15-20 दिन पहले की बात है, या बहुत ज्यादा 1 महीना, मेघा परमार जी को इन पदों से हटा दिया गया है। ठीक। मान लीजिए पेपर पहले से सेट किया गया होगा ओल्ड, तो वहां पर हो सकता है ऑप्शन में आपको ये मिल जाएगा, इसलिए मैंने बताया। तो किन चीजों के लिए? बेटी, मध्य प्रदेश की बेटी मेघा परमार जी, उनको, ठीक। सांची दुग्ध संघ के लिए भी मेघा परमार जी को, बट पद से हटा दिया गया है। अभी हाल की बात है साहब, फिर भी आप नजर मार लीजिए। मध्य प्रदेश टूरिज्म, एमपी टूरिज्म, एमपी गजब है। पर्यटन के लिए कौन है साहब जी? बोले गोविंदा। मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कौन प्रमोट करते हैं? तो गोविंदा जी हैं, देख सकते हैं एक बार नाम। मध्य प्रदेश आयकर, यदि देखा जाए, है ना, आयकर विभाग के संदर्भ में देखा जाए, कैलाश सत्यार्थी जी। क्या नाम है? कैलाश सत्यार्थी जी। एमपी के विदिशा से आप बिलोंग करते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कहलाते हैं, बहुत काम किया। वर्ष 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कई बार क्वेश्चन इन पर आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है, प्रिपेयर रहिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है साहब जी? संस्कृति विभाग, संस्कृति विभाग, तो ध्यान रखना है भूरी बाई। भूरी बाई जी हैं, पॉइंट नंबर 1। वहां से भूरी बाई जी हैं, वहां से भील चित्रकला के लिए आप जानी जाती हैं। ठीक है, संस्कृति विभाग के द्वारा ही पुरस्कार दिए जाते हैं बहुत सारे। तो मध्य प्रदेश की संस्कृति को आप प्रमोट कर रही हैं, बढ़ावा दे रही हैं, दूर दुनिया में पहुंचा रही हैं, इसीलिए संस्कृति विभाग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? भूरी बाई जी को नियुक्त किया है। कल आप पढ़ चुके हैं, कल आपने जब अवार्ड्स पढ़े थे, पूरे पूरे अपन ने याद कर लिए थे, उसमें अपन ने नाम पढ़ा हुआ था आपके बारे में, किसको कौन सा क्या अवार्ड दिया गया है। ठीक। पद्मश्री अवार्ड, शायद आपको याद हो, पद्मश्री अवार्ड। ठीक। क्वेश्चन ये है कि साहब जी 3 महिलाओं को लगातार दिया गया है, 3 महिलाओं को लगातार अवार्ड दिया गया है, तीनों महिलाओं का कोड क्या था आपका? दैट इज जोधबू, है ना? क्या था? जोधबू करके अपन ने कहा था। जोधैया बाई, दुर्गा बाई और भा से भूरी बाई। ठीक। तो जोधैया बाई 2023, भूरी बाई जी बोले सर 2020-21, दुर्गा बाई जी बोले सर 22 के संदर्भ में। बन जाएगा अपन को ये। इन पर क्वेश्चन आने की भरपूर संभावना रहती है, लगातार आया है। गत वर्ष में एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी 21 मई को भी जो आपने पेपर दिया है 2023 में, उस पर भी आपसे क्वेश्चन इस विषय पर पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो आने की भरपूर संभावना होती ही होती है, इसलिए उस चीज को अपन को मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लियर है? इस चीज का ब्रांड एम्बेसडर, तो संस्कृति विभाग ब्रांड एम्बेसडर। क्रिप्स स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? विवेक सागर जी।
विवेक सागर जी हैं। मध्य प्रदेश हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे, ओलंपिक में पदक जीता साहब जी अपन ने। यही वजह है कि पिछले वर्ष और उसके भी पहले ही नाम काफी चर्चा में था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा डीएसपी का पद भी दिया गया है, बहुत सारे सम्मान भी दिए गए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन है, कौन सा खेल खेलते बोले हॉकी। ठीक, तो स्पोर्ट्स के लिए ही प्रमोट करने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो बोले सर विवेक सागर जी को बिलोंग करते हैं ये। पूछ लेगा कौन से शहर से, मेरे ख्याल से पिछले बार क्वेश्चन आया था एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सदस्य रहे हैं, है ना। तो 4 ऑप्शन दिए, तो उनमें से एक नाम था विवेक सागर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आएगा कि साहब जी कहाँ से आप बिलोंग करते हो। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद वर्तमान का नया नाम है, बोले नर्मदापुरम, वहां से बिलोंग करते हैं, ऐसा करके क्वेश्चन पूछ लेगा। एक साथ एक तीर से 2 निशाने लगेंगे। पहली बात तो बोले नाम में परिवर्तन की बयार चल रही है, बोले होशंगाबाद का नाम बदल करके नया क्या कर दिया है, बोले सर लीजिए नर्मदापुरम कर दिया है। बोले वहां से कौन खिलाड़ी, बोले विवेक सागर जी। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते, बोले हॉकी खेलते हैं। ठीक है, किस चीज का ब्रांड एम्बेसडर, बोले साहब जी स्पोर्ट्स के लिए मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। बन जाएगा अपन को ये। ममता अभियान, मां से होता ममता, मां से होता माधुरी दीक्षित। तो मध्य प्रदेश में ममता अभियान के लिए किनको नियुक्त किया गया है, माधुरी दीक्षित जी को नियुक्त किया गया है प्रमोट करने हेतु। नेक्स्ट आते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में यदि हम बात करें तो सारिका घारू जी, सभी नाम आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे चर्चित व्यक्तित्व में। कौन है सारिका घारू जी, निर्वाचन को प्रमोट करने, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के संदर्भ में। सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो वाली बात है। ठीक है, स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के लिए है जानकी जी। ग्रामीण क्षेत्र के लिए कौन है, माता जानकी, तो जानकी जी हैं। ठीक, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए इंदौर संदर्भ में अपन देखें तो बुलबुल जी हैं। मैंने जानबूझ के शॉर्ट में नाम लिखा हुआ है, पूरा नाम है जानकी जी का श्रीमती जानकी मीणा, जबकि बुलबुल जी का पूरा नाम बुलबुल पंजारे जी। पर आपको क्या ध्यान रखना है साहब जी, ग्रामीण शहरी बन जाएगा अपन को ये। कम संभावना है पर आ सकता, मना नहीं कर सकते आप। ये कुछ नाम देखे, एक नाम लास्ट आपको बताना चाहूंगा, सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए। इसको सौर ऊर्जा को प्रमोट करने के लिए प्रोफेसर चेतन सोलंकी जी। आ सकता है क्वेश्चन उन पर, थोड़ी सा फैक्टों पर केंद्रित रहने का प्रयास करेंगे अपन। ठीक, चेतन सोलंकी जी आईआईटी मुंबई में आप प्रोफेसर रहे, सोलर एनर्जी को लेकर आपने काफी काम किया है। यही वजह है कि चेतन सोलंकी जी को सोलर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सोलर मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसकी है, बोले साहब चेतन सोलंकी जी। कभी को घुमा करके क्वेश्चन पूछेगा, बोले साहब जी सोलर गांधी या सौर ऊर्जा के गांधी किनको कहा जाता है। क्लियर बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया हुआ है इसको लेकर के। कहाँ से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन से बिलोंग करते हैं। धूप अपन को बड़ी खरी खरी सी लगती ना, वैसे ध्यान रखना, बोले अच्छा धूप सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, बोले अच्छा खरी खरी सी लगती तो खरगोन होगा। ठीक, मध्य प्रदेश में सोलर एनर्जी के अनेक पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो कहलाता है मध्य प्रदेश का, वह रीवा के गुड़ तहसील में स्थापित किया जा रहा है। उसको ध्यान रखना, 750 मेगावाट का वह सोलर प्लांट है, महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है, इस बात को ध्यान रखना। कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा, बोले भारत का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा। पहली बात तो भारत का नहीं है, तीसरे नंबर पर आता है पोजीशन वाइज देखे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और ऑप्शन में दिया भी जाए तो क्वेश्चन ये होगा, बोले इनमें सबसे बड़ा सोलर प्लांट पावर प्लांट कौन सा है। ये नहीं होगा कि पहली बात साहब पूरा पूरा वर्ल्ड। दूसरी बात यदि होगा भी तो उसमें फिर बाकी नहीं दिए जाएंगे, कि राजस्थान वाला कर्नाटक वाला फिर वो नहीं दिया जाएगा, क्योंकि बड़े कहलाते हैं उससे। कौन सा दिया जाएगा, ये वाला जरूर दिया जाएगा, रीवा सोलर प्लांट गुड़ तहसील करके आप ध्यान रखना। बन जाएगा अपन को ये। मध्य प्रदेश के कुछ अन्य चर्चित व्यक्ति, एमपी के चर्चित व्यक्तित्व, क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इन पर नजर मार सकते हैं आप। सबसे पहला नाम बताना चाहूंगा, वैज्ञानिक दिनेश शुक्ला जी। दिनेश कुमार शुक्ला जी हैं,
इनका नाम ध्यान रखना, मे भी आ सकता है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भारत का है, भारत सरकार का। उसका हेड, प्रमुख नियुक्त किया गया है आपको, ठीक। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, एटॉमिक एनर्जी के लिए जो बोर्ड है, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड कहलाता है। 15 नवंबर 1983 को बना था ये बोर्ड। कब का है? 15 नवंबर 1983 का है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। उसके अध्यक्ष के रूप में आपने नियुक्त किया गया है। इस बात को समझिए, परमाणु ऊर्जा पर बहुत क्वेश्चन आता है। या तो डायरेक्ट व्यक्तित्व पर आ जाएगा, डायरेक्टली व्यक्तित्व नहीं पूछना है, इनडायरेक्ट वे पूछना है, घुमा फिरा करके पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, या तो उसके बहुत ही बेसिक या स्टैटिक जीएस वाले फॉर्म से पूछा जाता है। कुछ चीजें बताना चाहूंगा, उसको थोड़ी सा नजर रखना था। सबसे पहली पहली बात, बोले साहब परमाणु ऊर्जा के लिए बनने वाले अगर मशीन की बात करें, संयंत्रों के बारे में बात करता है, तो एनरिको फर्मी का नाम नहीं भूलना। क्या नाम है? एनरिको फर्मी। पहला परमाणु रिएक्टर आपके द्वारा बनाया गया था 1940 में। क्या नाम है? एनरिको फर्मी। एक पॉइंट और भी पूछता साहब, रेडियो सक्रियता की खोज वगैरह किसने क्या की थी? मैडम क्यूरी, बैकरल इत्यादि नाम पूछे जाते हैं। तीसरा परमाणु ऊर्जा, अच्छा ये वर्ल्ड वाइड वाला है ना, वर्ल्ड के संदर्भ में थोड़ी सा ध्यान रखना, फिर बाद में अपन इंडिया का देखेंगे, फिर बाद में अपन एमपी का ध्यान रखेंगे कुछ तथ्यों को, ठीक। तो वर्ल्ड के संदर्भ बोले, सबसे पहली पहली बार रेडियो एक्टिविटी वगैरह की खोज किसने की? एक क्वेश्चन ये होगा। दूसरा होने वाला साहब जी, पहला परमाणु रिएक्टर, भले ही प्रायोगिक तौर पर बोले सर एनरिको फर्मी जी का नाम ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा साहब जी बोले परमाणु ऊर्जा भी होती है और ऊर्जा को रिएक्टर से अपन इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज कर सकते हैं, बम भी होता है। बोले साहब जी पहला बम बोले किसके द्वारा बनाया गया? बोले सर 1945 यूएसए, 1945 बाय यूएसए। बोले किस कोड नेम के तहत, किस प्रोजेक्ट नेम के तहत बनाया गया? प्रोजेक्ट मैनहट्टन करके कहलाता है। क्या नाम है? प्रोजेक्ट मैनहट्टन। परीक्षण किया जाएगा मैक्सिको वैक्सिको इत्यादि वगैरह में। बोले साहब पहली बार में उठाकर कहाँ पटक दिया? बोले सर जापान। दो शहरों में परमाणु बम गिराए जाते हैं वर्ल्ड वॉर को समाप्त करने हेतु या अपनी पावर दिखाने हेतु, जो भी वजह रही हो। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, ये दो तिथियां पूछी जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले कहां पर? बोले सर हिरोशिमा, और उसके बाद में कहां पर? बोले नागासाकी। ना से नागासाकी, ना से 9 अगस्त, ऐसे ध्यान रखना। पहली बार गिराया 6 अगस्त को, तो 6 पहले आएगा, तो बोले साहब हिला के रख दिया, दैट इज हिरोशिमा, बन जाएगा अपन को। तो 6 अगस्त 1945 पहला कहाँ? हिरोशिमा। 9 अगस्त 1945 कहाँ? नागासाकी। थोड़ी सा फास्ट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा उसके बेस पर नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो न्यूक्लियर एनर्जी अपन पढ़ने बैठ जाएंगे ना, एक क्लास निकल जाएगी उस पर। वैसे ही मास्टर क्लास है, बिल्कुल टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड जो कंटेंट लग रहा है, करंट अफेयर्स को लेकर बहुत विद्यार्थियों ने कहा है, इसलिए सबसे पहले आपको कल्चर वाली यूनिट, ठीक है, हिस्ट्री वाली यूनिट बताई गई, उसके पश्चात में अपन करंट अफेयर्स पर आ गए, उसको तैयार कर ले रहे हैं, क्योंकि यही स्ट्रेटेजी सही मुझे लगती है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आप में से कहा कि सर करंट को लेकर के टेंशन में परेशानी में है। बिल्कुल नहीं लो, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के नहीं लो, पर्याप्त समय अपने पास, भरपूर समय है, अपन भरपूर पढ़ लेने वाले हैं। जितना भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा उससे मैं आपको गुजरवा दूंगा, इतने कम से कम टाइम में। 10 दिन है, 12 दिन है, 15 दिन है, बहुत टाइम होता है, आराम से हो जाएगा। आपने देख लिया, एक यूनिट अपन ने फटाफट कंप्लीट कर ली, करंट अफेयर जैसे पर आ गए, और उसका भी सेक्शन जो कि सबसे लेंदी कहलाता है। कल भी आपको वो चीजें बताई, उसमें से कुछ आज भी बता रहे हैं। जो जो एग्जाम ओरिएंटेड वो बता रहा हूँ, और उनको याद रखने के तौर तरीके बता रहा हूँ, जो स्टेप्स बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। क्लास में रेगुलर रहना, क्लास की बात अलग है, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं ऐप में जाकर के, कोई इश्यू नहीं है, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो एग्जाम के पहले तक, बट जो क्लास में रहोगे उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो ये चीजें अपन ने देखी परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में, वर्ल्ड के संदर्भ में, ठीक है। फिर पूछा जाएगा साहब जी कि इसे भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा
बोले भारत में सबसे पहली बात तो ये है कि साहब जी परमाणु ऊर्जा की जनक, पितामह कौन कहलाते हैं साहब जी? जनक। तो उनको कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा सर। ठीक। भारत में पहला पहला संस्थान जो कि स्थापित किया गया परमाणु ऊर्जा और उस पर रिसर्च इत्यादि के लिए, उसको कहा जाता है टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर के नाम से जाना जाता है। टाटा मूलभूत अनुसंधान केंद्र के नाम से जाना जाता है। 1945 के आसपास आप इसको पढ़ेंगे, 44 45 में। बाद में गवर्नमेंट इसका राष्ट्रीयकरण कर देगी साहब जी। क्लियर बात है। और उसके पश्चात में आप इसे ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से जानेंगे। भारत में पहली बार अगर इंस्टीट्यूशनल वे में कहा जाए संस्थानों की स्थापना बाय दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक है परमाणु ऊर्जा विभाग एंड परमाणु ऊर्जा आयोग, ये ध्यान रखना। ठीक। सबसे पहले अपन देखेंगे परमाणु ऊर्जा आयोग 1948 अगस्त। ठीक, अगस्त का महीना है 1948। फिर उसके पश्चात आप पढ़ेंगे परमाणु ऊर्जा विभाग, ये है 1954 का। दोनों बातें बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए, ऑप्शन आपको दिया जाएगा। खास बात है कि दोनों ही अगस्त के महीने में बने। ठीक, कब बने? दोनों ही अगस्त के महीने में बने। ठीक है। पूछेंगे साहब पहला वाला मान लो ज्यादा टफ किया तो वो डेट दे दिया जाएगा कि साहब जी कब बना, 4 अगस्त को बना, 6 अगस्त को बना, 10 अगस्त को बना, 15 अगस्त को बना। तो पहला वाला जो बाद वाले बना, यानी उल्टा चलता है, और बाद वाला जो पहले वाली डेट में। इसका क्या मतलब है? पहला वाला जो बनेगा वह बनने वाला है 10 अगस्त को, जबकि बाद वाला जो बनेगा वो बनेगा 4 अगस्त को। यानी पहले वाले का नंबर जो बाद का है, 4 के बाद में आता ना 10, क्योंकि बाद वाले का नंबर है पहला है। मामला क्लियर है अपन को? इस बात को ध्यान रखना, दिमाग लगाना। वहां पर 4 ऑप्शन तो देंगे ही, वहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना, डेफिनेटली बन जाएगा अपन को। कोई भी बहुत ज्यादा आपको एक एक चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। मामला क्लियर है? तो ये 2 पॉइंट पूछा जाएगा। ठीक। इसका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। फाइनली नया संस्थान, पूरे राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया 1955 में कंप्लीट होती है। टाटा फंडामेंटल रिसर्च टाटा फैमिली के द्वारा भाभा जी के कहने पर प्राइवेट तौर पर शुरू किया गया था रिसर्च के लिए था। नेशनलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन उसका जब हेड बनाया जाएगा तो आपको ही बनाया जाएगा, और आपने भरपूर कार्य किया हुआ, इस बात को ध्यान दें। जब बना दिया उन्होंने काफी लंबे समय तक काम किया। उसके पश्चात में आप जा रहे थे IAEA, ये एक संस्थान कहलाता है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक। तो यहां आप जा रहे थे, उस समय विमान दुर्घटना होगी, निधन हो जाएगा। उनकी याद में वर्ष 1967 में भारत के परमाणु अनुसंधान संस्थानों को एक खास नाम दिया जाएगा, भाभा। तब से वह कहलाता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर करके कहलाता है। मामला क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। IAEA पर क्वेश्चन आता है। पहली बात तो फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट नंबर 1। बोले कब बना? सर 29 जुलाई 1958 को बना, बाघ दिवस के दिन। ठीक। मुख्यालय कहाँ है? बोले सर वियना में है। जेनेवा आपने बहुत बार पढ़ा होगा, परंतु इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना में है। इसकी बैठक में ही पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, तो स्विट्जरलैंड के पास में आल्सवर्थ के पास में प्लेन क्रैश हो जाता है, आपको बता। क्लियर बात है? पूछेगा, भारत इसका मेंबरिंग कंट्री है साहब, तो ये चीज ध्यान रखना। भारत में इसका मतलब है 1945 के बाद से शुरुआत हो ही गई थी साहब। ठीक। भारत में दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि बोले साहब इसके लिए हमने रिएक्टर जो स्थापित किए, सबसे पहला रिएक्टर कौन सा कहलाता है? सबसे पहला रिएक्टर वह कहलाता 1956 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन रहेगा कि साहब जी भारत का पहला रिएक्टर कौन सा कहलाता है? 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे वर्ष 1956 में स्थापित किया गया था मुंबई में
ट्रॉम्बे, बॉम्बे इत्यादि क्षेत्र में। मामला क्लियर है? आप में कोई बताना चाहे तो बता दो जल्दी से। ऐसा करके क्वेश्चन होगा, फटाफट बताओ। हम्म, चलिए 4 ऑप्शन देता हूं। एक है अप्सरा, एक है साइरस, एक है जर्लीना, ये चलिए बताइए इनमें से कौन सा। वेरी गुड, ये सही जवाब है। 1956 में सबसे पहला कौन सा स्थापित किया गया था? अप्सरा। कभी को टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो टफ क्वेश्चन ये होगा साहब, एक इनका असेंडिंग ऑर्डर जमाइए कि सबसे पहले कौन सा स्थापित किया, बोले सबसे पहले ये स्थापित किया। ठीक है, प्रायोगिक था, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए था। दूसरा कौन सा स्थापित था, बोले सर साइरस। बोले तीसरा कौन सा स्थापित था, बोले सर जर्लीना। मामला क्रिस्टल क्लियर है, बनना चाहिए अपन को। किन देशों के सहयोग से, वेस्टर्न कंट्रीज के सहयोग से? शुरुआत वाला ब्रिटेन, बाद वाले बोले ब्रिटेन एंड अमेरिका दोनों ही। 1956, 1960, 1961। मामला क्लियर है, ऐसे करके ध्यान रख लेना। आगे जो आपसे पॉइंट पूछा जाएगा कि भारत ने इतना वर्क किया और एटॉमिक एनर्जी पर अपन कामयाब हुए और भारत ने पहला परमाणु बम भी बनाया था। ठीक है, वो कहलाता है 1974। क्या कहलाता है? 1974। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आने की संभावना होती है, इसलिए बता रहा हूँ करंट के साथ में अपन ने इसको ऐड कर दिया। कब बनाया, बोले सर ये 1974 में बनाकर अपन ने परीक्षण करने वाला है। सबसे पहले परीक्षण जो था उसका नाम कहलाता था जी स्माइलिंग बुद्ध, या बुद्ध मुस्कुराए करके कहा जाता। प्रोजेक्ट या कोड नेम करके पूछा जाता है, किस कोड नेम से जाना जाता है? स्माइलिंग बुद्ध। तो ये पहली बार अपन ने किया, प्रथम परमाणु परीक्षण कहलाता परमाणु बम का। भारत ने फिर द्वितीय भी किया है। ये बात कब की? ये 1999 की बात है। इसका जो कोड नेम था, प्रोजेक्ट नेम था, मिशन शक्ति था, या शक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब इसमें फिर क्वेश्चन घुमाता है कि साहब जी ये बताओ, एक काम करो डेट बता दो, तो वहां कंफ्यूजन होता है। तो जब अपन देखेंगे डेट के संदर्भ में, दोनों ही मई के महीने में है। ये भी मई के महीने में और ये भी मई के महीने में। कहां पर, बोले सर राजस्थान, जैसलमेर, पोखरण या पोखरण। ठीक, मई के महीने में ही किए गए। इसमें भी ध्यान रखना उल्टा ही चलेगा, पहले वाली की डेट बाद वाली होगी और बाद वाली की पहली होगी। अर्थात ये होगा पहला वाला है 1974 में जो आपने किया, ये होने वाला है आपका 18 मई, जबकि ये होगा 11 मई। 11 पहले आता है, यही वजह कि बाद वाले में चिपका देना। 18 बाद में आता है, यानी कि पहले वाले में चिपका देना। इसको बोला क्या, उल्टा चलते। जैसे ये आपने देखा ना, बोला सर 6 अगस्त, सॉरी 4 अगस्त, ये 10 अगस्त। तो पहले वाले में बाद वाला डिजिट है डेट वाइज, बाद वाले में पहले का। इन बातों को ध्यान रखना, सिली मिस्टेक से बहुत बच जाओगे साहब। सीक्वेंस जो बता रहे हैं, इस तरीके से समझिए चीजों को, इस तरीके से पढ़िए, डेफिनेटली आपके लिए सारे पेपर आसान होने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें होने वाली हैं साहब जी। इसी के लिए बहुत सारे प्रायोगिक संस्थान और भी स्थापित किए गए थे। उनमें से एक कहलाता है आपका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड भी कहलाता था अभी। ठीक है, उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसकी स्थापना का अपन 1983 पढ़े, उसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? दिनेश कुमार शुक्ला जी। बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही गौरव की बात है, जबलपुर शहर मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ऐसे संस्थानों में अध्यक्ष पद को सुशोभित कर रहा है, ये बनना चाहिए। दूसरा एक और महत्वपूर्ण संस्थान कहलाता है इंदौर का लेजर अनुसंधान संस्थान, जिसको अपन राजा रमन्ना जी के नाम से भी जानते हैं। वो भी सहयोगी संस्थान है भारत के, किस चीज के लिए, बोले साहब जी पूरा पूरा एटॉमिक प्रोजेक्ट के लिए। बन जाएगा अपन को। ठीक, तो परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही खास ऊर्जा कहलाती है, जिसके पास में है तो साहब जी रात को भी दिन में बना देंगे, बदल देंगे साहब जी परमाणु ऊर्जा के माध्यम से। दिनेश। ठीक है, हमारे यहाँ पर या पूरी दुनिया में अभी जो भी रिएक्टर बन रहे हैं या बने हैं मैक्सिमम, उनमें से 90% जो है वो परमाणु ऊर्जा। कौन से वाले? दो वैरायटी होती है, दो टाइप होता है उससे ऊर्जा जनरेट करने के लिए। एक कहलाता नाभिकीय विखंडन, एक कहलाता संलयन। दुनिया में ज्यादातर जो भी किए जा रहे हैं वह क्या है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, यानी कि उसमें टूटते हैं। ठीक है, जबकि जो अपडेटेड मॉड्यूल कहलाता है, अपग्रेड मॉड्यूल कहलाता है,
जो कि हायर टेक्नोलॉजी कहलाती है, वह कहलाता है नाभिकीय संलयन। जैसा कि यही सूर्य में होता है, तो संलेत होते जुड़ते हैं, उसके कारण उसको क्या कह दिया, संलयन। तो ये दो टाइप कहलाते हैं, फ्यूजन एंड फिजन करके पूछ लेता है। ज्यादातर रिएक्टर किस पर हैं, तो सब विखंडन पर हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दुनिया में 2-3 बहुत ही खास रिएक्टर वर्क कर रहे हैं या बन रहे हैं जो कि संलयन प्रोसेस पर आधारित था। ठीक है, उनमें से एक का नाम आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन पूछेंगे साहब जी, लघु सूर्य प्रोजेक्ट। कहां पर, एक क्वेश्चन ये होगा। बोले साहब अभी चाइना वाला कृत्रिम सूर्य चर्चा में रहा है, तो एक वो पूछेगा, ये कहाँ चल रहा है, कौन चला रहा है, तो आइए, ये उनका ही प्रोजेक्ट है। भारत इसका पार्टिसिपेटिंग कंट्री है साहब, ध्यान रखना। भारत इसमें फंड भी प्रदान कर रहा है, सहयोग भी प्रदान कर रहा है टेक्निकल, और इससे यदि ये सफल हो गया तो मान के चलो पूरी दुनिया में बिजली की किल्लत जो है ऊर्जा की, वो तो दूर हो जाएगी। क्योंकि ये किस मॉड्यूल पर आधारित है, पहली बात तो सर ये संलयन पर आधारित। क्या कहा जाता है इसको, किस कोड नेम से इसको जाना जाता है, इसको जाना जाता है लघु सूर्य के नाम से। बोले कहाँ स्थित है, बोले साहब फ्रांस के पास में करदांश में स्थित है। कहाँ पर, फ्रांस, करदांश करके प्लेस का नाम ध्यान रखना, वहां पर बना रहे बाउंड्री एरिया का वो प्लेस कहलाता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना ही कहलाता है, होता है, बोले लघु सूर्य प्रोजेक्ट किस चीज से संबंधित है, एटॉमिक एनर्जी। कौन सी वाली, बोले संलयन वाली, बन जाएगा अपन को। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण जो नाम है, तो दिनेश जी, उनके पश्चात में अपन को ध्यान रखना अगला महत्वपूर्ण नाम आशुतोष राणा। आशुतोष राणा, आपका एक बहुत ही फेमस उपन्यास है, उसका नाम है राम राज्य। ठीक, राम राज्य। इसके लिए 2020 में मध्य प्रदेश का जो साहित्य सम्मान है वह दिया गया है। पहली बात तो किनको, आशुतोष राणा जी को दिया गया था, राम राज्य 2020 का। अभी चर्चा में है किस चीज के लिए, अपने उपन्यास के लिए। कुछ नहीं तो ले दे के यही क्वेश्चन हो जाएगा, बोले साहब यह उपन्यास किसका है, बोले साहब आशुतोष राणा जी का है साहब जी। मध्य प्रदेश नरसिंहपुर गाडरवाड़ा से आप बिलोंग करते हैं, प्रसिद्ध फिल्म कलाकार आशुतोष राणा जी। चेतन सोलंकी अभी अपने पढ़ा, सोलर गांधी, लहरी बाई आपने देखा, बैगा चित्रकला, बैगा चक, है ना, लहरी बाई डिडोरी, मोटा अनाज। भावना डेहरिया, भावना डेहरिया, क्या है आप पर्वतारोही हैं, ठीक, माउंटेनिंग करती हैं। भावना डेहरिया मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से आप बिलोंग करती है, एक छिंदवाड़ा शहर और दूसरा सतना रीवा। यहाँ से कई नाम आपको मिलने वाले हैं पर्वतारोही या उस क्षेत्र में। राजेंद्र जांगले, राजेंद्र जांगले, ये नाम महत्वपूर्ण है, आने की संभावना है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है, फिल्मकार हैं साहब जी, सिनेमाटोग्राफर कहलाते हैं आप। इनके द्वारा बनाई गई एक फिल्म है मांदला के बोल। किसका नाम है, ये फिल्म का नाम है, मूवी का नाम है, पहली बात मांदला के बोल। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है साहब, बेस्ट एथनोग्राफी फिल्म की कैटेगरी में दिया गया है। कौन सा, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड खास कैटेगरी में दिया गया है, मांदला के बोल। कुछ नहीं साहब जी, यही पूछा जाए किस जनजाति के जीवन इत्यादि को दर्शाती था, तो मांदला के बोल, बासे बोल बासे बैगा। मामला क्लियर है। राजेंद्र जांगले जी, बैगा जनजीवन, उनकी संस्कृति, परंपराएं इत्यादि को अपनी फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है अपन ने। ठीक है, राजेंद्र जांगले जी भोपाल से बिलोंग करते हैं आप।
देवयानी एंड शिवरंजनी। देवयानी एंड शिवरंजनी, दो बच्ची हैं छोटी सी, उनके द्वारा एक बहुत ही फेमस पुस्तक लिखी गई है, सरस्वती राजमणि, एक भूली बिसरी जासूस। सरस्वती राजमणि भूली बिसरी जासूस इस नाम से लिखा है। आजाद हिंद फौज की ये जासूस रही, इनके बारे में उन्होंने लिखा हुआ, उनके योगदान को बताया है। सरस्वती राजमणि ये बुक का नाम है। दो जुड़वा बहनें हैं, ठीक है, 10-11 साल की बच्चियां हैं, उनके द्वारा लिखी गई हैं। क्या नाम से लिखा है? तो सरस्वती राजमणि के नाम से लिखा है। किनकी कहानी इसमें? तो आजाद हिंद फौज की। एक जासूस थी, शहीद भी हुई वो, उनके ऊपर पर लिखी गई है साहब। उनके जीवन, उनके कार्य पद्धति को बताने का उन्होंने प्रयास किया हुआ है। एक गुमनाम क्रांतिकारी के रूप में उनको जाना जाता है, बहुत ही कम हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तीनों चारों पॉइंट इसमें निकल करके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहली बात तो आपको नाम पता चल गया, बोले साहब जी आजाद हिंद फौज की जासूस, फीमेल। बोले सेम नाम से बुक किसने लिखी? बोले आपने लिखी है। तीसरा पॉइंट बोले आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज पर क्वेश्चन आता है, इस पर प्रश्न के कई पक्ष बनने वाले हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, आजाद हिंद फौज कब गठित हुई, प्रारंभ में किसने गठित किया, बाद में नेतृत्व किसने संभाला, इस प्रकार से करके क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आजाद हिंद फौज का गठन कब का कहलाता है, प्लस किनके द्वारा किया गया था प्रारंभिक तौर पर। सबसे पहला ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आजाद हिंद फौज। चार ऑप्शन दिए जाएंगे, रास बिहारी बोस जी, मोहन सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, इस प्रकार से दिया जाएगा। तो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहली, आजाद हिंद फौज के सबसे खास व्यक्तित्व जो नेतृत्वकर्ता कहलाते हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, नो डाउट। परंतु आपने स्थापना नहीं की थी, आपके पहले स्थापना हो चुकी थी, ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह जी एंड रास बिहारी बोस जी के प्रयासों से। बाद में नेतृत्व आपने संभाला था, पॉइंट नंबर 1, इसको ध्यान रखना। 1942 से 43 तक का बड़ा ही संक्रमणशील दौर कहलाता है आजाद हिंद फौज के लिए। जैसे ही आपने नेतृत्व संभाला, उसके पश्चात में इनके वर्क काफी हाईलाइटेड होने वाले हैं इस नाम से साथ, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, INA, ठीक, इस नाम से पूछा जाएगा। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहां पर था। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, बोले सिंगापुर में था, दिल्ली में था, ढाका में था, रंगून में था। चलिए, तो ध्यान देने वाली बात है, इसका जो गठन हुआ था, गठन सिंगापुर में हुआ था। कहाँ? सिंगापुर में। जबकि जो मुख्यालय था वह रंगून, बर्मा था। मामला क्लियर है, बिल्कुल गलती नहीं कर देना, ठीक है। अच्छे से स्टडी करना, देख लेना और अच्छे से चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सुभाष बाबू कांग्रेस के प्रमुख नेता कहलाते हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत कहलाते हैं। आप ICS ऑफिसर रह चुके थे पूर्व में, आपने आपने कई संस्थानों की स्थापना में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनमें से एक क्या है आपका आजाद हिंद फौज। इसके पहले पूछे जाता है साथी, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच का दौर। तो 1938 एंड 1939 में आप इस बात को पढ़ेंगे कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं आप। पॉइंट 1, 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन है, त्रिपुरी यानी जबलपुर वाला त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है
उसके लिए आप जाने जाते हैं। ठीक, यहां पर क्या मामला हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी खड़े होते हैं पुनः अध्यक्ष पद हेतु। गांधी जी पक्ष लेते हैं। उस जमाने में पट्टाभी सीतारमैया जी का साहब जी, पट्टाभी सीतारमैया जी हार जाते हैं साहब। ठीक है, कौन जीतने वाले? सुभाष चंद्र बोस जी। गांधी जी इस बात को कहेंगे ये उनकी नहीं मेरी हार है। ठीक है, तो बड़ा असहयोग की स्थिति होने वाली है। अंततः सुभाष जी त्याग पत्र दे देंगे साहब जी। ठीक है, तो त्रिपुरी पहली बात तो कहाँ है? बोले सर जबलपुर में, मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? बोले 1939 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखना। उनके स्मारक के तौर पर यहाँ पर कोई क्या आपने बिल्डिंग इत्यादि वगैरह कुछ बनाई? बोले सर हाँ। बोले कमानिया गेट। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाता है इसमें तब किसकी हार हुई थी? बोले पट्टाभी सीतारमैया जी की साथ। ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया जी आने वाले टाइम पर मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल बनेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, सुभाष जी कांग्रेस छोड़ देंगे, असहयोग की स्थिति में अकेले पड़ जाएंगे। यही वजह कि अंग्रेज उनको अरेस्ट करेंगे। हालांकि अधिवेशन जब होने वाला था उसके पहले भी अरेस्ट किया गया था उनको। इवन वो जेल में थे साहब जी। तो यही क्वेश्चन पूछा तो वो किस जेल में थे? बोले जेबीपी, जबलपुर। आज जिस जेल को सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से जाना जाता, आप उसी जेल में थे साहब। इस प्रकार से करके क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद में तो अंग्रेज वैसे ही पीछे पड़ ही जाएंगे। ठीक है, उनको नजरबंद कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? नजरबंद। उसी समय वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है, आप जानते हैं। भारत में आंदोलन की शुरुआत हो रही। बोले भारत छोड़ो, सारी बातें 1942। आपको नजरबंद कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी आप अंग्रेजों की उस कैद से छूटकर भाग जाएंगे और यहां से भागकर सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर मध्य एशिया होते हुए आप जर्मनी पहुंचने वाले हिटलर से मिलेंगे भारत की आजादी में सहयोग के लिए। साथी, क्वेश्चन इसमें यही होता है। ये बताइए कि जब सुभाष जी गए थे यहाँ से तो अंग्रेजों को धोखा देने के लिए उन्होंने क्या नाम धरा था, क्या वेश धरा था? क्या नाम क्या था? ऐसा करके क्वेश्चन कई बार होता है साहब। नोट कर लो, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, आराम से बनाइएगा। आ सकने की संभावना जिन चीजों पर आपको बताया, तो अपन ये पढ़ रहे थे, परंतु अपन इस पर आ गए। रीजन ये कि उससे लिंकअप करके क्वेश्चन पूछा जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अंततः वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह की जीत होने वाली, जर्मनी जापान की हार होने वाली साहब जी। जापान भी आत्मसमर्पण कर देने वाला है। सुभाष जी इस विषय पर बात करने के लिए रवाना होते हैं, जापान जाते हैं और वहीं बीच में रास्ते में प्लेन क्रैश में ऐसा माना जाता है कि आपका निधन हो गया था साहब। ठीक है, कहां पर? बोले फार्मोसा। ठीक है, आज का वर्तमान का अपन उसको बोलते साहब जी ताइवान वाला हिस्सा साहब जी। ठीक है, थोड़ी सा देख लेना इस चीज को। आगे बढ़ जाते हैं। चर्चा में है ये प्लेसेस वगैरह, इसलिए मैंने आपको बताया शायद पूछ दिया जाए साहब जी। ठीक, नेक्स्ट आते हैं। तो अपन ने नाम देख लिया, एक भूली बिसरी जासूस सरस्वती जी के नाम पर, सरस्वती राजमणि, देवयानी और शिवरंजनी जी ने इस पर लिखा हुआ है। अगला जो महत्वपूर्ण नाम है, मुस्कान शेख। मुस्कान शेख। ठीक, एक साथ दोनों नाम देख लो, कंफ्यूजन नहीं होगा। मुस्कान किरार जी जो हैं, आप तीरंदाज हैं, यानी तीरंदाजी करती हैं। मुस्कान शेख जो हैं वो पावर लिफ्टिंग करती साहब जी। ठीक है, पूछ चलिएगा आपसे क्वेश्चन साहब, और ऑप्शन कॉमन दे देगा, दोनों में मुस्कान जानबूझ करके आपको दिया जाएगा। तो मुस्कान किरार, बोले रा रा तीर। क्लियर? तो यहां से लिंकअप करना, वो कौन है? वो तीरंदाजी करती हैं साहब जी। जबकि मुस्कान शेख वो पावर लिफ्टिंग करती है। कॉमनवेल्थ में आपने गोल्ड मेडल, ठीक है, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में
मुस्कान शेख जी ने जीता हुआ है। जबकि मुस्कान किरार जी जो हैं तीरंदाजी के लिए चर्चा में रहती हैं, बहुत सारे अवार्ड्स आपने लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश से हैं आप और भारत के टॉप तीरंदाजों में आपका नाम शुमार किया जाता है। क्वेश्चन इसलिए यहां से बन सकता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा और इसी के कारण मैं आपको बता रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो, विधिवत आप उसको बना सकें। तो एक से नाम है, एक नाम क्या है? मुस्कान शेख, पावर लिफ्टिंग के लिए। जबकि तीर के लिए बोले तीर किरार, मामला क्रिस्टल क्लियर है, अपन को बन जाएगा। अगला महत्वपूर्ण नाम कुंजन झंवर। कुंजन झंवर पहली योगा थेरेपिस्ट कहलाती हैं। कौन? कुंजन झंवर। शायद पूछ लिया जाए। श्रेया अग्रवाल। श्रेया अग्रवाल। श्रेया, शाह से श्रेया, शाह से शूटिंग। प्राय क्वेश्चन यही होगा कि साहब जी कौन किस चीज से रिलेटेड है, सही जोड़ी मिलाइए, बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे पिछले बार पूछा गया था, बोले सोनू गोलकर किस खेल से संबंधित थे, आप ज्वाइन करना था आपको कि साहब इनमें से किस में आएगा दिए गए ऑप्शन में से, इस टाइप से करके कुछ क्वेश्चन था। तो शूटिंग श्रेया, आप भी जबलपुर की हैं, ठीक है, लेकिन आप शूटिंग के लिए जानी जाती हैं। तीरंदाजी शूटिंग, शूटिंग का मतलब है कि साहब बंदूक, राइफल शूटिंग के बारे में बात हो रही है। तीरंदाजी मतलब तीर कमान की बात हो रही है, ठीक है। स्पोर्ट्स वगैरह में बच्चियां पढ़ने में कम ध्यान देती हैं स्पोर्ट्स वगैरह को, इसलिए मैंने कहा बता दूं कुछ खास नाम आपको। सुमा शिरूर। सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर। सुश्री सुमा सिद्धार्थ शिरूर, ठीक। क्यों चर्चा में है? पहली बात तो आपको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक। मध्य प्रदेश से हैं आप, पूछ लिया जाएगा किसके द्वारा दिया गया था जी? स्वयं राष्ट्रपति महोदय जी के द्वारा दिया गया, अभी हाल ही में, ठीक। द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। क्या करती हैं आप? सबसे पहले बात स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच हैं आप। किसकी? शूटिंग एकेडमी की आप कोच हैं। और आपके तत्वाधान में बहुत सारे विद्यार्थियों ने देश के लिए मेडल लाए हैं, राज्य के लिए मेडल लाए हैं, तो डेफिनेटली पूछ लेंगे। तो 2-3 पॉइंट इस पर बनते हैं। पहली बात है सुमा शिरूर जी, साथ से सुमा शिरूर जी, साथ से शूटिंग, मामला क्लियर है, ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ लिया है कि बैठे बैठे कंफ्यूजन होगा कि हमने क्या क्या नहीं पढ़ लिया, कौन कहाँ क्या सेट होगा। जितने लिंकअप बता रहा हूँ उनको ध्यान रखना, बन जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कौन सा अवार्ड दिया गया है? साहब जी द्रोणाचार्य पुरस्कार, स्वयं राष्ट्रपति महोदया ने उनको दिया, काफी चर्चा में रही साहब जी, उनके हाथ से उन्होंने ग्रहण किया, पूछा जाने योग्य क्वेश्चन बनता है वहां पर। फिर इस पर क्वेश्चन होगा कि बोले साहब मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी है कहाँ? मध्य प्रदेश महिला शूटिंग एकेडमी या शूटिंग एकेडमी कहाँ पर है, ऐसा क्वेश्चन होगा। दो चीजों में कंफ्यूजन होता है विद्यार्थियों को, बोले सर एक तो तीरंदाजी है और एक है शूटिंग। शूटिंग का मतलब बार बार कह रहा हूँ, राइफल शूटिंग के बारे में बात हो रही है सर, ठीक है, बंदूक के बारे में बात हो रही है, तीरंदाजी तीर कमान के बारे में। ये वाली जो है ना तीरंदाजी वाली, ये जबलपुर में है, ठीक। तो जबलपुर में है साहब जी तीरंदाजी। जबकि शूटिंग, शूटिंग ध्यान रखना साहब जी बहुत रईस लोगों का खेल है, पैसे
बहुत चाहिए, ठीक, बहुत महंगे उसके इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं, प्रैक्टिस वगैरह, कोच वगैरह, कोचिंग वगैरह, सारी चीजें। तो जो शहर जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी, डेफिनेटली वहां होगा, या तो भोपाल या इंदौर ही में हो सकता है। जबलपुर से तो ज्यादा ही है, तो दैट इज भोपाल। राइफल शूटिंग सेंसिटिव भी होता है, एक ये भी वजह होने वाली है। तो शूटिंग वाला कहाँ होगा, बोले वो भोपाल में। तीरंदाजी वाली कहाँ है, बोले सर ये जस्ट बगल में जबलपुर रानीताल कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। क्लियर बात है ये। तीसरा जो पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, इसको लिंक अप करके, बोले साहब कौन सा अवार्ड, बोले द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है, भारत सरकार देती, पॉइंट नंबर 1। ठीक है साहब जी। राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार कहलाता, राष्ट्रपति महोदय दे रहे, सिंपल सी बात है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि एक तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, एक है अर्जुन पुरस्कार, एक है राजीव गांधी खेल रत्न ओल्ड वाला, अब नया नाम उसका हो गया है मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार। ठीक, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एमपीपीएससी प्री 2020 में पूछा था शायद, कि साहब इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, इनकी स्थापना के क्रम से, यानी कब स्टैब्लिश हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 1961 में, कौन सा लगाओगे, अर्जुन। फिर उसके पश्चात अपन देखें, बोले साहब जी गुरु द्रोणाचार्य, काफी एजेड थे अपने गुरु जी, बोले कितने साल के थे, बोले सर 85 साल के थे लगभग, ऐसा लगता है। ठीक है, तो 1985 क्या होगा, द्रोणाचार्य पुरस्कार होगा। जबकि हम बात करें खेल रत्न पुरस्कार, तो 1991 होगा, 1991 किसके नाम पर था, राजीव गांधी जी के नाम पर था। 91 में ही 21 मई को राजीव गांधी जी का निधन होता है साहब। ठीक है, पेरम्बूर चेन्नई के पास में बम विस्फोट इत्यादि। तो यही वजह कि उनकी स्मृति में ही 1991 में नाम काफी चर्चा में था, यही वजह है कि उनके नाम से ही बन जाएगा। तो पहले कौन आएगा, बोले 61, अर्जुन 61 नंबर 1। बोले साहब गुरु जी कितने साल के, बोले 85 ईयर्स के हैं, तो 1985। बोले कौन सा, बोले द्रोणाचार्य। उसके पश्चात में बोले साहब जी खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन में चाहे राजीव गांधी खेल रत्न दे, या नाम बदल कर आपको दे दिया जाए, बोले मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय खेल रत्न अवार्ड, ऐसे करके दे 91 करके कहलाए, बन जाएगा। मेजर ध्यानचंद, हॉकी, हॉकी के जादूगर, भारत को ओलंपिक में मेडल, सारी बातें चर्चा में है। मध्य प्रदेश से बहुत सारे खिलाड़ी हॉकी में पार्टिसिपेट किए हैं, इतिहास में हम देखेंगे उनके नाम दर्ज हैं, और वर्तमान में भी अपन ने आपने नाम पढ़ा, तो साहब नर्मदापुरम के एक शेर विवेक सागर जी। क्लियर है, इनको ध्यान रखना। तो एक नाम चर्चा में आ गया, मेजर ध्यानचंद। ठीक, झांसी आसपास का क्षेत्र कहलाता था, मध्य प्रदेश भी उनकी कर्मभूमि रही है। तो हॉकी को लेकर के क्वेश्चन पूछ देगा। अभी हॉकी में ओलंपिक में वैसे ही मेडल मेडल अपन ने जीता हुआ है, तो इसमें जो क्वेश्चन होता है हॉकी को लेकर के हो जाएगा। कम से कम कुछ बेसिक क्वेश्चन के आंसर आपको पहले से मालूम हो। भारत ने ओलंपिक में पहला गोल्ड कब जीता, फर्स्ट गोल्ड इन ओलंपिक, किसमें, टीम स्पर्धा, हॉकी में, उसको कहते हैं 1928 एम्स्टर्डम, बन जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन होता है, भारत ने ओलंपिक में आखिरी बार गोल्ड कब जीता, अंतिम बार, क्योंकि अभी तो अपन ने क्या जीता है सर जी, ब्रॉन्ज मिलेगा मेल टीम, आखिरी बार कब जीता, बोले सर 1980, 1980, उसके बाद से हमने आज तक गोल्ड नहीं जीता। सिल्वर लिया है, ब्रॉन्ज लिया है, बाहर ही हो गए हैं, कोई मेडल नहीं जीता है, परंतु गोल्ड नहीं जीता। तो ये स्वर्णिम दौर कहलाता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट। बोले टोटल कितने गोल्ड जीते हॉकी, बोले 8, कितने, 8, इस बात को ध्यान रखना। एक पॉइंट और भी होता है, बोले साहब आखिरी बार अपन ने कहां वाले ओलंपिक में, वो ओलंपिक किस शहर में हुआ था जहां अपन ने गोल्ड जीता था हॉकी में। मॉस्को ओलंपिक 1980, बन जाएगा अपन को। जो भी पॉइंट आ रहे हैं उनसे रिलेवेंट जितनी चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगती चली जा रही है, मैं वो आपको बताते चला जा रहा हूं, ताकि आपको ध्यान रह जाए, वहां पहचान जाओ। क्लियर। तो अभी ये 3-4 नाम जो चर्चा में आए, उन पॉइंट को थोड़ी सा देख लीजिएगा, बन जाना चाहिए अपन को। ठीक है, एक लिंक, वहां से लिंक, वहां से लिंक, वहां लिंक, वहां पहुंच गया।
क्लियर है? पैटर्न देख रहे हैं? एक साथ आप बहुत कुछ पढ़ रहे हो, इसलिए मैंने कहा था कि मास्टर स्ट्रोक डायनामिक होने वाला है। तो ये तो अभी केवल शुरुआत है। चलो फटाफट कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे दीजिए, या कुछ अवार्ड्स भी लगे हाथ देख ही लो। कुछ व्यक्तियों का निधन हुआ है, चर्चित व्यक्तित्व हैं, कुछ अवार्ड्स वगैरह हैं, उनको देख लेते हैं। अवार्ड्स पर आते हैं। प्रमुख अवार्ड्स, पुरस्कार और सम्मान। सबसे पहले तो पद्म पुरस्कार 2023 2023 का। सीधा क्या कोड ध्यान रखना तो साहब जी, पणजो 2023 में मध्य प्रदेश के 3 व्यक्तित्व। पासे परमार फैमिली, हस्बैंड वाइफ, रमेश जी एंड शांति परमार जी, आपको दिया गया। ठीक। डा से डॉक्टर डावर, जा से जोधैया भाई। ये कौन से हैं? 2023 वाले बन जाएगा। 2022 पर भी बात कर लेते हैं। 2022 में दुर्गा बाई का ध्यान रखिएगा। दुर्गा बाई। 2022 के पद्म पुरस्कार का कोड क्या था? तो आपको बताया था कि नारद आ। क्या ध्यान रखना? नारद आ ध्यान रखना। ठीक। नारद आ, ये नाम आपको ध्यान रखना था। ना से नरेंद्र प्रसाद जी, रा से राम सहाय पांडे, दा से दुर्गाबाई, आ से अर्जुन सिंह जी, आ से अवध किशोर। मामला किस तरह क्लियर है? 2022 के हो गए। बहुत डिटेल में अपन कल पढ़ चुके हैं, इसलिए फटाफट बता रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे, आपका रिवीजन हो जाए। कल पढ़ा अच्छे से नहीं पढ़ा? याद है कि नहीं है? तो कल वाली क्लास देख लेना रिकॉर्डेड में जाकर सेक्शन में, बहुत डिटेल में बताया है, कंफ्यूजन हो जाएगा तो भी। इसलिए मैंने कहा था कि आप आधी बुकलेट पढ़ चुके हो अभी तक करंट अफेयर्स में। सबसे वो सेक्शन जिनमें फैक्टों में बहुत परेशान होते याद रखने में, कॉन्सेप्ट तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत, पर अब याद है कि नहीं है आप लोगों को? बताओ, याद है ना? चलो ये अच्छी चीज है, बनना चाहिए अपन को, एग्जामिनेशन हॉल तक याद रह जाए, सबसे मेन बात। अपन ने बताया था कई लोग काले थे साहब जी, है ना? कोडिंग वगैरह किया था ना अपन ने, कई लोग काले थे। बोले साहब हम भी काले हैं, वासुदेव भी काले थे साहब जी। ठीक है, कबीर जी के बारे में भी कहा था। ऐसे करके ध्यान रखना। जबकि तुलसी भी बेचारे, है ना? जबकि किसके ऊपर व्यंग नहीं हो सकता? राम जी पर नहीं हो सकता साहब जी, राम जी पर नहीं हो सकता। तो ये बताएं, राम परिहार जी तो कौन सा अवार्ड मिला है? व्यंग लेखन का महानतम राइटर मध्य प्रदेश का। कौन सा अवार्ड मिला होगा? शरद जोशी अवार्ड करके मिला होगा। ठीक है। जबकि वहीं आपसे बात की जाए साहब जी, तानसेन सम्मान, तानसेन, तान की प्रैक्टिस नित्य करनी पड़ती, रेगुलर करनी पड़ती, तो किनको मिला है? बोले नित्यानंद जी को, याद है अपन को। किशोर कुमार, कहां से किशोर कुमार? कहां से? कश्मीरी फाइल्स था। किसको दिया गया है? बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। वहीं बात कही जाए कालिदास पुरस्कार में, आप ये बताओ, सिर्फ कालिदास सम्मान में आप ये बता दो चारों पांचों में से कि रंगमंच के क्षेत्र में किसको दिया गया है? रंगमंच, किसके ऊपर सबसे ज्यादा मंच लगाकर नाटक किया गया है? किसकी कथाओं का मंचन सबसे ज्यादा किया? बोले वासुदेव कृष्ण। तो किसको मिला होगा रंगमंच का? बोले वासुदेव को मिला होगा। वहीं जबकि हम बात करें संगीत का, किसको मिला होगा? संगीत किसको पसंद था? बोले बुद्ध जी को पसंद था साहब जी। बोले बुद्धादित्य मुखर्जी। बना लेंगे अपन। इतनी सी तो बात है साहब, कल बहुत डिटेल में अपन इसको पढ़ चुके हैं। मध्य प्रदेश का
शासन वाला है। निर्मल वर्मा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? एमपीपीएससी प्री 2022, प्रवासी भारतीय हिंदी भाषा विकास इत्यादि के लिए। ठीक है, किसको दिया गया है? बोले शिखा जी थी। बस इतना पर्याप्त है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, अपन लगा करके आगे बढ़ जाएंगे सर। जबकि मध्य प्रदेश साहित्य पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया है? आशुतोष राणा जी को दिया है। कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है? राम राज्य के लिए दिया है। इसका मतलब कुछ कुछ अपन को याद है, कुछ तो बना लेंगे साहब अपन। चलो फटाफट आप कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दो आप। तो ये बताएं कि योगा थेरेपिस्ट किसको पढ़ा आपने? योगा थेरेपिस्ट। कुंजन झवर, कितना प्यारा सा नाम था, कुंजन झवर जी का आपने पढ़ा योगा। मुस्कान शेख क्या करती हैं? जबकि मुस्कान किरार क्या करती हैं? मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग के प्रमुख कौन है? कितनी सूचना चाहिए? एक एक। ठीक है। मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन है? पुलिस क्या करती है अच्छे अच्छों को? सुधीर। मुख्य सचिव कितने होते हैं किसी भी राज्य में? मुख्य सचिव कौन है? इकबाल सिंह। क्लियर है। मध्य प्रदेश में अभी तक कितने बार पंचायती राज निकाय के चुनाव हो चुके हैं? चलिए ये बताएं, प्रोजेक्ट बुद्ध मुस्कुराए की एग्जैक्टली डेट क्या थी? पहले वाले की बाद में, बाद वाले की पहले। जिसको ये बात याद है वो भले ही 1 मिनट के बाद बना ले और वो सटीक बना देगा साहब। ये वो तौर तरीके बताए गए हैं जिसके बिहाफ में आईएएस जैसा पेपर बनाया जाता है, बिल्कुल फटाफट। वरना उस 2 घंटे के पेपर में व्यक्ति को लगता है काश 4 घंटे मिले होते, तो भी नहीं बन पाता है। जब इन तरीकों से पढ़ोगे तो 1.5 घंटे में आप पेपर बना भी दोगे, अपना उठा के चेक भी कर लोगे। ये वो तरीके मैं आपको बता रहा हूँ साहब, देखो फिर आप। ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन के आंसर और दे दीजिए। श्रेया क्या खेलती हैं? श्रेया अग्रवाल। मध्य प्रदेश का सोलर गांधी किसको कह रहे हैं अपन? सोलर गांधी। चेतन सोलंकी जी को कहा। मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? जबकि नेता प्रतिपक्ष कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश? गिरीश गौतम जी किस विधानसभा सीट से हैं? ठीक है, दैट इज मऊगंज। कौन से नंबर का जिला घोषित कर रहे हैं? मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, बन जाएगा अपन को, है ना, बन पाएगा। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के? पूरा नाम बताना है। रवि विजय कुमार मलिमथ करके हैं। ये बताएं, पर्यटन के लिए अपन ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जबकि संस्कृति के लिए ये बताएं, हिरोशिमा की डेट क्या थी बम गिराने वाली, हिरोशिमा की? जबकि नागासाकी क्या थी? 9 अगस्त 1945। मामला क्रिस्टल क्लियर अपन को। पहली बार जब परमाणु बम बनाया अमेरिका ने, क्या प्रोजेक्ट नेम था? पहला जब बना तो क्या प्रोजेक्ट नेम रखा था अमेरिका ने? प्रोजेक्ट मैनहट्टन। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर किसने बनाया? बंदे का नाम, सफल वाला। क्या नाम था उसका? एनरिको फर्मी करके अपन ने पढ़ा हुआ था। चलिए ये बताएं, 1961 में खेल वाला कौन सा पुरस्कार आपने स्थापित किया?
जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार का वर्ष क्या है? जबकि राजीव गांधी खेल रत्न यानी नया नाम? बन पा रहा अपन से कुछ कुछ? डेफिनेटली अपन बना लेंगे। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री महोदय कौन है? मांदला के बोल मूवी को कौन से नंबर का नेशनल अवार्ड दिया गया? कौन है फिल्मकार उसके? चलिए, सरस्वती राजमणि, एक भूली बिसरी क्रांतिकारी जासूस शहीद, किसी बुक है? चलिए, ये बताएं कि IAEA एग्जैक्टली किस डेट को बना था? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। एग्जैक्टली डेट क्या थी? मैंने एक लिंक कहा था जिस दिन बाघ दिवस मनाते हो आप। इसीलिए मैं समझाता हूं कि जो फैक्ट्स होते हैं वो पालतू गाय की तरह होते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि कुछ समय बाद समझ में आएगा। आप समझ रहे हो कि वो मेमोरी का खेल है। वो मेमोरी का नहीं, वो स्मार्टनेस का खेल है, टेक्निक का खेल है। इतनी सी तो बात है साहब। ये पेपर बना देगा, जिसको ये नहीं मालूम वो पढ़ता रहेगा ट्रेडिशनल पैथड से। कहाँ बनेगा साहब? कभी नहीं याद आएगा कि क्या क्या पढ़ा था। आप खुद अपने ट्रेडिशनल पैटर्न से साथ में क्रॉस चेक करके देख लेना। और जो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, जो ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, बिल्कुल बिगनिंग टू एंडिंग, उससे लिंक अप करंट अफेयर से लेके बेसिक से लेके जो चीज आपको बताइए, जब आप वैसे पढ़ते तो आप में कितना बदलाव आता है। याद रहता है कि नहीं रहता है? आप चीजों को बना पाते हैं कि नहीं बना पाते? कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि नहीं आता है ना? तो इन चीजों को आप समझिए। फटाफट अपन इस चीज को प्रिपेयर कर लेने वाले हैं, कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। बन रहा है, अपन को बनेगा। चलिए, मिलते हैं इसी विश्वास के साथ में नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद।